ये जो जिम जाते हो आप, यस सर। तो अभी जैसे आप प्रशासन में आ जाओगे, यस। बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि आप जिम कर सकें। जिम का तो एक टाइम होता है मेरे ख्याल से, शायद मॉर्निंग या इवनिंग, अब आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो कैसे मैनेज करोगे अपनी इस हॉबी को? सर इस चीज में मैं अपने आप को मानूंगा कि सर मैंने इस चीज को शुरू से मैनेज करके चला है, क्योंकि सर मैं 11th क्लास से ही जिम से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने 12th करते टाइम भी जिम छोड़ा नहीं। पीएससी की पढ़ाई के दौरान भी सर मैंने इसे मैनेज करके चला। कॉलेज, जिम और सर पीएससी की जो स्टडी थी मैंने साथ में ही की है सर। तो सर मैं मानता हूँ कि मैं वहां भी इसे अवश्य मैनेज कर लूंगा। 2 प्लेयर्स वेट लिफ्टर के नाम बताओ सर। वेट लिफ्टर, हाँ वेट लिफ्ट क्या बोलते हैं, भारोत्तोलक। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए गगन। थैंक यू सर। गगन हम बालाघाट से ना? यस सर। और 98 में आपका बर्थ हुआ? यस सर। ये 98 तो बड़ा उथल पुथल का साल रहा इंडिया के लिए, क्या हो गया था नेशनल लेवल पे ऐसा? सर 1998 में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी वो एक वोट से गिर गई थी सर। 98? यस सर। श्रीमती जो मायावती थी उनने अपना समर्थन वापस ले ली थी अटल बिहारी जी। ये किसकी वोट थी जिसके कारण गिरी थी सरकार, और बाद में जाके वो मेंबर बीजेपी के बड़े सहयोगी हो गए? सर इस बारे में चलिए ठीक है, और क्या हुआ था? सर इसके अलावा इसी वर्ष पोखरण में भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण किया था। ये न्यूक्लियर टेस्ट किया हमने। यस सर। हम पूरी दुनिया को बुद्ध का संदेश देते हैं। यस सर। शांति का। यस सर। ठीक, और हम खुद न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे बेसिक जो सिद्धांत है उनके बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है? सर वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारे बेसिक जो सिद्धांत है उनके अगेंस्ट है, लेकिन सर आत्मरक्षा के लिए एक देश को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। तो भाई हमारी आत्मरक्षा की क्या प्रॉब्लम हो रही थी? हमारे जितने भी जो बाउंड्री टच करते, जिनको नेबरिंग स्टेट जितने हैं, तो कौन इतना स्ट्रॉन्ग है जिनके कारण हमें खतरा हो रहा था? सर एक तरफ देखा जाए तो चाइना जो है वो न्यूक्लियर पावर था, और दूसरी तरफ हमारी पाकिस्तान से भी संबंध अच्छे नहीं है। तो इस वजह से सर हमें न्यूक्लियर पावर डेवलप करना। तो कोई पॉलिसी भी होगी हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी? यस सर। क्या कह रही है न्यूक्लियर पॉलिसी? सर हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी जो है वो सन 1999 में आई, जिसमें यह कहा गया कि भारत कभी किसी देश पर पहले क्षण में अटैक नहीं करेगा। मतलब वो हमने अपने को डिफेंड करने के लिए बनाया, लेकिन अगर कोई देश हम पे अटैक करता है तो हम उसे मिटाने की क्षमता रखते हैं। पीछे नहीं हटेंगे। वेरी गुड गगन, ये आपका एकेडमिक जो मैं देख रहा हूँ स्कूलिंग में 96% आउटस्टैंडिंग है, 93% आउटस्टैंडिंग, फिर एकदम से 66 डेक्लाइन सा दिख रहा है। कुछ क्या लापरवाही कर दी थी ग्रेजुएशन में? सर अगर डिजिट्स के फॉर्म में देखा जाए ऐसे तो जरूर ये थोड़े कम परसेंटेज दिखते हैं, क्योंकि सर मैं बालाघाट से उस समय आया था इंदौर में अपनी शिक्षा प्राप्त करने। तो सर कुछ चीजें मैनेज करना पड़ता है नए शहर में एडजस्ट होने के लिए, तो सर उस वजह से एक स्लाइड डिक्लाइन आ गया था। लेकिन सर अगर डिवीजन के फॉर्म में देखा है तो अवश्य फर्स्ट डिवीजन ही परसेंट। क्या यार, इंदौर में आए आप, आपने रूम ले लिया होगा। यस सर। ये इसमें कितनी प्रॉब्लम आती है? फिर आप कॉलेज जाने लगे होंगे, फिर क्या और क्या चैलेंजेस देखना पड़ेगा? सर एक चीज ये भी है सर कि जो कॉलेज में होती है मार्किंग, जो होती है मार्किंग सिस्टम, वो थोड़ा स्कूल के कंपैरिजन में टफ होता है सर। तो सर इस वजह से भी थोड़े मार्क्स में डिक्लाइन हो गया। तो और सर उसके साथ जो आप बोल रहे हैं कि स्कूल कॉलेज में थोड़ा सा टफ था, यस सर, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आप पढ़ तो अच्छा रहे थे। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो ग्रेड लेकर नहीं आए, तो यहाँ पढ़ाई में कमी थी कि जो ग्रेडिंग सिस्टम था उसको दोष दे रहे हैं? सर ग्रेडिंग सिस्टम को टोटली दोष मैं नहीं देना चाहूंगा सर। इसके अलावा मैं सर सिविल सर्विसेज की भी तैयारी उसी समय से प्रारंभ कर दिया था। दोनों चीजों को सर मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। तो अच्छा, तो उस वजह से एक स्लाइड डिक्लाइन। ठीक है, मुझे ये बताओ आप। यस सर। कि एक आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं, ठीक है? अब आपके सामने एक डिलेमा आ रहा है। एक तरफ संविधान रखा हुआ है और एक तरफ आपका नैतिकता रखा हुआ है, कुछ मोरल वैल्यूज है, मोरालिटी है, और दोनों में कंट्राडिक्शन आ रहा है कि क्या मोरल वैल्यूज को हम प्रेफरेंस दें या संविधान को प्रेफरेंस दें? किस तरफ जाओगे? सर संविधान को प्रेफरेंस देना मैं सही मानता हूँ एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर। यस सर। एक सामान्य नागरिक के तौर पर क्या करेंगे आप? सर एक नैतिकता और संविधान का बैलेंस बना के चलने की कोशिश में कोई एक को तो प्रेफरेंस देना ही पड़ेगा। आपने कहा प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आप संविधान के साथ खड़े हैं, वो मुझे समझ में आ रहा है। यस। क्योंकि वो आपका
वहां पे आपका जो एक डिस्क्रिशनरी पावर है, स्वयं सोचने की क्षमता, वो ठीक है, लगभग इट इज बाउंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। पर आप नहीं है, चलिए अभी प्रशासनिक अधिकारी, एक सामान्य नागरिक, एक तरफ संविधान है, दूसरी तरफ नैतिकता है, आप किसे तवज्जो दोगे? सर ये तो सर सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि मुझे उस वक्त नैतिकता पे जोर देना। सिचुएशन में देखता हूँ। यस सर। सिचुएशन ये है कि भारत में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। यस सर। समलैंगिक विवाह का। यस सर। आप साथ में खड़े हैं कि विपरीत में जा रहे हैं? सर मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखता हूँ। जहाँ मैं एक तरफ देखता हूँ कि समाज में इसको लेकर एक कुछ वर्गों में, सभी वर्गों में नहीं, हीन भावना सी है लोगों के मन में उनके प्रति। और वहीं अगर हम आर्टिकल 14 को देखा जाए, राइट टू इक्वलिटी, तो वो कहता है कि सभी समान है। तो सर उसका अगर संविधान के तहत देखा जाए तो LGBTQ जो कहा गया है इसे, सॉरी सर, यस सर, LGBTQ कहा गया है, तो वो सर राइट टू इक्वलिटी के तहत देखा जाए तो सही है। लेकिन अगर भारतीय संस्कृति मूल्यों में देखा ये जाए तो ठीक है, आपने 14 कह दिया, 15 कह दिया, 21, ये तो संविधान में लिखा हुआ है। यस सर। आपके पॉलिटिकल वैल्यूज। आप मुझे ये बताओ, आपकी नैतिकता का क्या होगा? सर नैतिकता तो सर इसमें मैं देखूं तो मानवता के मूल्य भी एक तरफ रखे जा सकते हैं। हमारी जो नैतिक वैल्यूज है, हमारा हर नैतिकता भाई हमारे लिए, हमारे कल्चर में अलग है, हमारी एक संस्कृति है, उसने कुछ नैतिक मूल्य हमें सिखाए। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप संविधान के चक्कर में नैतिकता को आप साइड कर रहे हैं। 2 लड़कों की शादी करा रहे हैं आप, 2 लड़कियों की शादी करा रहे हैं। सर अगर सामाजिक रूप से देखा जाए तो अगर लड़का और लड़की भी अगर विवाह करते हैं तो वहां पे भी सर कई प्रकार की कुरीतियां देखी जाती है। वो ठीक है, वो कुरीतियां तो बात की हैं, लेकिन इट इज नेचुरल। मतलब एक जो हमारा सोशल सिस्टम है, सोशल सिस्टम का पार्ट है कि अपोजिट सेक्स में विवाह होते हैं। लेकिन यहाँ तो हमारी जो नैतिकता है उस पर आघात हो रहा है, हमारे संस्कारों पे आघात हो रहा है। विवाह जैसे एक पवित्र बंधन को आप बिल्कुल उसके इम्पोर्टेंस को ही खत्म कर रहे हैं थ्रू दिस काइंड ऑफ चेंजेस। सर मेरा मानना है कि सरकार को इस और सोचने की जरूरत है, इस कि अगर इसे लीगलाइज किया जाता है तो इसके क्या दुष्परिणाम। तो सरकार तो मना कर रही है, आपको पता है, सरकार तो वैसे ही अपोजिट में खड़ी है कि नहीं हम नहीं होने देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट है जो लगा हुआ है। तो सर संविधान के हिसाब से अगर मैं चलना चाहूंगा तो सर इक्वल राइट्स अगर देखे जाए तो मैं अवश्य उसका पक्ष में ही रहूं। संविधान, एक नागरिक के तौर पर भी आप नैतिकता को इग्नोर कर दोगे और आप संविधान के साथ? सर नैतिकता में सर मानवता अगर आती है तो सर उसमें भी अगर देखा जाए तो नहीं, मानवता का इससे क्या लेना देना है? सर मानवता मतलब ये कि अगर उनके साथ भेदभाव हो रहा है समाज में, नहीं भेदभाव खत्म करते हैं ना। हम भेदभाव की बात ही नहीं कर रहे। कोई LGBT है और आराम से उनके साथ बैठ के हम खाना भी खा रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं उनके साथ, सब कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बात विवाह की आती है तो हम सपोर्ट नहीं करते। सर जब हम यहाँ तक सपोर्ट नहीं करते तो कानूनी रूप से भी उन्हें सपोर्ट करने में मेरे हिसाब से परेशानी नहीं होना चाहिए। आप सपोर्ट करते हैं? यस सर, मैं इन्हें सपोर्ट करता हूं। ठीक है, ये होलकर कॉलेज से पढ़े? यस सर। ये कौन होलकर है ये जो कॉलेज बना के लाए? सर श्री शिवाजी राव होलकर, जो कि होलकर वंश के एक महान शासक थे, उन्होंने इसकी 1891। ये होलकर ही क्यों कहते हैं? सर होलकर को होलकर ही क्यों कहते हैं? सर महाराष्ट्र में जो होल गांव एक जगह है, वहां से इस वंश की जो है उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए यस सर होलकर्स कहे जाते हैं। अच्छा ठीक है, ये बताओ मुझे गगन, बहुत कम एज है आपकी, 22-9, मतलब 23 साल के हो आप, डिप्टी कलेक्टर। यस सर। एक प्रशासनिक अधिकारी में, यस सर, एज अ डिप्टी कलेक्टर, आप जो सबसे बड़ा ऑफिस डिप्टी कलेक्टर ही डाले होंगे फर्स्ट, तो एक डिप्टी कलेक्टर में वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार आज का जो सिनेरियो है, तो कौन कौन से 3 गुण आप सबसे मस्ट मानते हो कि ये होना चाहिए? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आज के परिप्रेक्ष्य में बताओ आपको, ओवरऑल नहीं। हाँ बताइए सर। पहला जो आज के परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूँ, पहला तो जो मूल गुण होना चाहिए वो लोगों के प्रति लगाव तो होना ही चाहिए अधिकारी में। इसके अलावा सर जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज एक अधिकारी को आवश्यक रूप से आना चाहिए, क्योंकि सर सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का युग है, स्किल इंडिया एंड डिजिटल इंडिया। तो सर मेरा मानना है कि एक ये गुण तो होना ही चाहिए एक अधिकारी में। उसके अलावा सर इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के गुण ये आज भी प्रासंगिक कम दिख रहा है आपको, इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी ये होना चाहिए सर। जैसे अभी सोशल मीडिया की आपने बात की, यस सर, आपने देखा होगा कि कई अधिकारी क्या करते हैं, चाहे वो IPS हो, IAS हो या स्टेट लेवल के हो, तो वो अपने द्वारा किए गए कार्यों की विभिन्न वीडियो बना के पोस्ट करते हैं। यस, देखा होगा ना? तो ऐसा करना चाहना उचित होता है या नहीं होता है? सर अगर इससे समाज में कोई पॉजिटिव संदेश जाता है तो सर मेरा मानना है कि ये सही है। लेकिन अगर समाज में इसके प्रति कुछ
गलत प्रभाव जा रहा है। आप बताओ ना, पॉजिटिव जा रहा है कि नेगेटिव जा रहा है? आपने तो बीच का बैलेंस करके आंसर दे दिया। सर मेरा मानना है कि इससे कुछ हद तक पॉजिटिव मैसेज ही जा रहा है समाज में, क्योंकि सर लोगों को पता चल रहा है, कानून के बारे में जानकारी मिल पाती है। कानून से एक डर जो होता है वो लोग जो मुजरिम होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनमें एक उत्पन्न होता है सर इस माध्यम से, मेरा मानना है। अच्छा, ऐसा है। अच्छा, ये बताइए, ये आपके कॉलेज के आगे स्वशासी लिखा हुआ है। यस सर। स्वशासी का मीनिंग क्या होता है सर? वो शासकीय महाविद्यालय, स्वशासी महाविद्यालय, सर क्या डिफरेंस होता है? सर स्वशासी का मतलब ये होता है कि जो कॉलेज है वो अपने निर्णय लेने के लिए खुद सक्षम है, उसे अधिकार प्राप्त है खुद के निर्णय लेने के लिए। जैसे कि सर कॉलेज जो पेपर सेट करता है, तो सर वो अपने लेवल पे कॉलेज पेपर सेट कर सकता है। इसके अलावा सर मूल्यांकन जो कार्य होता है वो भी कॉलेज अपने लेवल पे करता है, और दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी पे डिपेंड ना होके खुद के स्तर पे डिसीजन अपने यस सर। अभी रिसेंटली देखा होगा कि बालाघाट में एक नक्सलाइट ऑपरेशन हुआ था। यस सर। जिसमें उसके बारे में बताइए कुछ। सर ये जो नक्सलाइट ऑपरेशन हुआ, ये हॉक फोर्स के जवानों द्वारा किया गया मध्य प्रदेश के। सर इसमें 2 महिला नक्सली जो कि छत्तीसगढ़ के सुकमा की निवासी थी, दोनों, उनका एनकाउंटर किया गया है इसमें। यार गगन, ये आपका जो बालाघाट है, पूरा अपन बात करें, मध्य प्रदेश में सच कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ट्राइब्स को है ना कुछ है। इसके बाद ही बालाघाट ही क्यों? मतलब वहाँ मैंने देखा है कि छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, वहाँ से जो भी नक्सलाइट्स होते हैं, तो बालाघाट को भी सबसे सेफ जोन में क्यों अपना लेते हैं, एरिया बन जाता है? सर इसका रीजन मैं मानता हूँ कि जो घने जंगल जो है बालाघाट के, वो इनके लिए सर शेल्टर के रूप में कार्य करते हैं। जो बालाघाट की जो सीमा लगती है छत्तीसगढ़ से, वहाँ चिल्पी श्रेणी है सर, सतपुड़ा की, तो सर वो जो है छुपने के लिए उनके लिए एक उपयुक्त जगह के रूप में कार्य करते हैं। और वो आदिवासी बहुल्य जगह है, तो उन्हें वे डरा धमका के उनके घरों में छिपने का प्रयास करते हैं। नहीं तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा होगा आपको, कहीं सरकार से आपकी नाराजगी है? ये फैक्टर नहीं है क्या कि आप शेल्टर दे रहे हैं, यदि उन्हें डेफिनेटली ग्राउंड सपोर्ट मिल रहा है, तो क्या लग रहा है आपको कुछ आदिवासियों की नाराजगी दिखती है सरकार से? सर मैं इससे पूर्णतः तो सहमत नहीं होऊंगा। सर क्योंकि सरकार की अनेकों योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में और ट्राइबल एरियाज में वहाँ चल रही है। जैसे सर एकलव्य मॉडल स्कूल चल रहे हैं शिक्षा के लिए, रोजगार भी प्रदान किया जा रहा है उन्हें। बैकलॉग के तहत जो भर्तियां होती है उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जा रहा है आदिवासियों का। अनेक जो बैगा जनजाति के, गोंड जनजाति के जो युवा हैं, तो मतलब केवल ज्योग्राफिकल जो रीजन आप बता रहे हैं, यस सर, बालाघाट सपोर्ट कर रहे हैं आप, बालाघाट सपोर्ट कर रहा है उस कारण से, जिसके कारण वो आ जाते हैं। ठीक सर, स्टेरॉइड्स के बारे में बताइए कुछ। सर स्टेरॉइड्स इंजेक्टेबल भी होते हैं सर, ओरल भी होते हैं। बेसिकली मेडिसिन होती है जिन्हें अगर देखा जाए सर तो मेडिसिन को ही स्टेरॉइड्स कह सकते हैं, लेकिन एक विशेष परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जिमिंग से रिलेटेड ये शब्द है, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है प्रक्रिया, वो सर तेज हो जाती है स्टेरॉइड्स के जो सेवन से, जिसका प्रयोग बॉडी बिल्डिंग में आजकल काफी मात्रा में किया जा रहा है। बहुत मात्रा में? यस सर। इसके साइड इफेक्ट्स बताइए, क्या क्या हो सकते हैं? सर साइड इफेक्ट्स, इसके हेयर फॉल एक मेजर साइड इफेक्ट है। इसके अलावा सर टेस्टोस्टेरोन जो लेवल होता है, वो जब स्टेरॉइड का जब सेवन करता है एक बॉडी बिल्डर, तो इंस्टेंटली बूम करता है, बहुत तेजी से बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसका सेवन छोड़ता है तो उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होते हैं वो बहुत लो हो जाते हैं। तो सर उसकी एनर्जी लेवल, फटीग बहुत जल्दी हो जाता है वो। और सर इसके अलावा मसल लॉस भी बहुत तेजी से होता है जब वो स्टेरॉइड्स को छोड़ता है तब। गगन, एक चीज देखी होगी सर, अभी न्यूज़पेपर में सुन, मतलब एक दो साल हो गए। यस सर। ये जितने जो जिम जा रहे हैं लोग, यूथ, उनमें हार्ट अटैक के केसेस बहुत सुने मैंने। यस सर। कि क्यों हो रहा है ऐसा? सर इसके मैं अनेकों रीजन देखा हूँ। IMA जो है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसने भी अनेक रीजन बताया, लेकिन एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है कोई कि इसके रीजन क्या है। स्टेरॉइड नहीं हो सकता है सर, स्टेरॉइड्स एक मेजर रीजन है सर इसका। लेकिन सर इसके अलावा और भी रीजन है, जैसे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री होती है कई पेशेंट्स की। जैसे श्री राजू श्रीवास्तव जो स्वर्गीय, उनका जो हाल ही में निधन हुआ, तो उनको सर पहले से ही हार्ट में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम थी, उनका ऑपरेशन भी हो चुका था। इसके अलावा सर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होते कुछ जिम्स में, जिस वजह से सफोकेशन से भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है। नहीं, जैसे ठीक है, हार्ट पेशेंट की हिस्ट्री इंदौर में भी मैंने एक बहुत नामी
व्यक्ति थे यहाँ पे, कोई रेस्टोरेंट के मालिक थे, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी। राजू श्रीवास्तव को तो शायद 9 वो लगे हुए थे, क्या बोलते हैं, स्टैंड। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आप जिम करते हैं, जिमिंग करते हैं, तो वो क्या हार्ट पर लोड डालता है बहुत ज्यादा? सर केवल हार्ट पे जोर तो नहीं देता, लेकिन कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती है जैसे कार्डियो एक्सरसाइज होती है, तो वो जो होती है हार्ट से रिलेटेड होती है बेसिकली, जैसे रनिंग हो गया, बर्पीज हो गया सर। तो ये सब एक्सरसाइजेज डायरेक्टली हार्ट को, हालांकि ये उन्हें स्वस्थ रखने के लिए होती है, लेकिन अगर कुछ मेडिकल कंडीशन है तो उस वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। एक बात बताइए, आपको डीएसपी बना देते हैं और बालाघाट के एरिया में आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ठीक है। पेट्रोलिंग करते समय एक महिला बहुत बूढ़ी सी लेटी हुई है, रात का समय है, तो क्या करेंगे? सर किस कंडीशन में? रोड से आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं, रात का समय है, बालाघाट का एरिया है, एक्साइट एरिया है, और सामने एक बुजुर्ग महिला लेटी हुई है, अचेत अवस्था में पड़ी हुई है, तो आपका क्या डिसीजन होगा? सर इसमें कंडीशन देखी जा सकती है कि हो सकता है कि वो एक ट्रैप हो, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि नक्सलाइट एरिया है तो कई बार पुलिस पर हमले के लिए भी ऐसी चीज़ें की जा सकती है। तो सर मैं पहले तो कोशिश करूँगा कि पता कर सकूँ कि वो महिला सच में अचेत अवस्था में है या नहीं है। सर अगर मैं पाता हूँ कि वो सच में अचेत अवस्था में है तो सर मैं उसे तुरंत कैसे पता करें? सर मैं सॉरी सर चलिए, ये एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, कि आप ये प्रशासन में आ रहे हैं, ठीक, तो ये एक शब्द होता है प्रशासन, एक होता है शासन, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सर बेसिकली जो डिफरेंस होता है प्रशासन और शासन में वो ये होता है कि शासन जो होता है वो नीतियों का निर्माण करता है, जो भी योजना होती है उनका निर्माण शासन करता है, स्कीम जो भी है। इसके अलावा सर जो प्रशासन होता है वो इन्हें लागू करता है धरातल पर। ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार प्रशासन ने बल्ले आप कर लिया शासन को, आजकल प्रशासन और शासन में कोई डिफरेंस नहीं बचा। सर ऐसा पूर्णतः तो नहीं देखा। आप देखो ना, कोई भी पॉलिसी है, कुछ भी बनाते तो IAS ही है बैठ के, मंत्री तो केवल उसे हाउस में रिप्रेजेंट कर देता है, इनिशिएट कर देता है बस। सर मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं शासन लेवल पे भी इसकी तैयारी की जाती है। दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है सर, जिसके माध्यम से कोई भी योजना सफल या असफल होती है। तो सर दोनों का ही योगदान होता है, मेरा मानना है। दोनों एक ही अंग कहा जा सकता है। ठीक है, अच्छा ये पूछना था इससे मुझे थोड़ा सा, ये जो जिम जाते हो आप, यस सर, तो अभी जैसे आप प्रशासन में आ जाओगे, यस, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि आप जिम कर सकें। जिम का तो एक टाइम होता है मेरे ख्याल से, मॉर्निंग या इवनिंग, अब आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो कैसे मैनेज करोगे अपनी हॉबी को? सर इस चीज में मैं अपने आप को मानूंगा कि सर मैंने इस चीज को शुरू से मैनेज करके चला है, क्योंकि सर मैं 11th क्लास से ही जिम से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने 12th करते टाइम भी जिम छोड़ा नहीं, PSC की पढ़ाई के दौरान भी सर मैंने इसे मैनेज करके चला। कॉलेज, जिम और सर PSC की जो स्टडी थी मैंने साथ में ही की है सर। तो सर मैं मानता हूँ कि मैं वहाँ भी इसे अवश्य मैनेज कर लूँगा। 2 प्लेयर्स वेट लिफ्टर के नाम बताओ सर। वेट लिफ्टर, हाँ, वेट लिफ्ट क्या बोलते हैं, भारोत्तोलक। यस सर, वेट लिफ्टर जिन्होंने ओलंपिक में कोई मेडल लाए हों इंडिया के लिए। सर आपके जिमिंग में तो वेट लिफ्टिंग भी होती है? यस सर, मैं जैसे रिकॉल कर पा रहा हूँ, कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वो एक वेट लिफ्टिंग की थी ओलंपियन। और सर इसके अलावा हाल ही में सर दीपक पुनिया, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ सर, मीराबाई चानू। यस सर, सुनिए सर, क्या मिला उन्हें कोई मेडल? सर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर। GI टैग से आप क्या समझते हैं? सर ये एक विशिष्ट उत्पाद को प्रदान किया जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ये इसे कहा जाता है सर, जिसका किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र से ओरिजिन होता है, वहीं उसका उत्पादन होता है और अपनी किसी विशेषता के लिए वो मशहूर होता है सर। ठीक है, अभी हाल में वारासिवनी वगैरह में कुछ फेमस? यस सर, वारासिवनी की जो साड़ी है और फैब्रिक है सर, उसे अभी हाल फिलहाल में GI टैग प्रदान किया गया। क्या फायदा मिलेगा? जैसे वारासिवनी की साड़ी को और फैब्रिक को हमने GI टैग दे दिया, तो इससे क्या फायदा मिलेगा? सर वारासिवनी की जो साड़ी का इतिहास देखा जाए तो सर ये 100 साल पुराना था।
कुछ दिनों से देखा जा रहा था या कुछ वर्षों से सर कि इसका जो इतिहास है वो क्षीण होते जा रहा था, लोग इसे भूलते जा रहे थे। तो सर जीआई टैग प्रदान करने से इसे ये लाभ प्राप्त होगा कि इसे एक ग्लोबल मार्केट, नेशनल मार्केट प्राप्त होगा इस साड़ी को, जो कि सर बेसिकली सिल्क से बनाई जाती है साड़ी। वो साड़ी तो कहीं और से भी बिक सकती है ना, जैसे छिंदवाड़ा से बेचेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? सर जीआई टैग प्राप्त होने से इसे एक ग्लोबल लेवल पे अच्छी पहचान प्राप्त होती है, मेरा ये मानना है। नहीं, पहचान तो प्राप्त होती है, वो क्षेत्र को पहचान प्राप्त होगी। लेकिन अगर उसी साड़ी को मैं छिंदवाड़ा का व्यापारी हूँ मान लेते हैं, मैंने बालाघाट से वो साड़ी खरीदी और छिंदवाड़ा से मैं उस साड़ी को बेच रहा हूँ, और मैं ये कह के बेच रहा हूँ कि ये 12 सिवनी की साड़ी है, तो बिक तो वो छिंदवाड़ा से भी रही है, सर बालाघाट की 12 सिवनी से भी बिक रही है। क्या अंतर है दोनों में? सर एक विशिष्ट उत्पाद के रूप में उसे जो पहचान मिली है वो 12 सिवनी के कारण ही मिली है। तो सर अगर आप उसे छिंदवाड़ा से बेचते हैं तो सर हो सकता है कि ऑथेंटिसिटी पे उसके सवाल खड़े हो जाएं, और सर अगर उसे किसी पर्टिकुलर स्टॉल्स के माध्यम से बेचा जाए, जैसे कि हथकरघा विभाग द्वारा अनेक मेलों में स्टॉल्स लगाए जाते हैं, तो उसकी ऑथेंटिसिटी सर एक बनी रहती है। ठीक है गगन, ठीक। कब है इंटरव्यू, कब है आपका? सर 3 मई को। 3 मई को? यस सर। बढ़िया है यार, तुम्हारा बहुत बढ़िया, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है, नॉलेज भी तुम्हारा बिल्कुल टू द पॉइंट है। थैंक यू सर। तो कंप्लीट केवल थोड़ा सा बीच बीच में हुआ था ऐसा, पर बीच बीच में ऐसा भी हुआ कि सभी मेंबर से आप आई कांटेक्ट नहीं कर यस सर, पर बीच में फिर लगा कि हाँ करना है, उस पे कर लो। बाकी बहुत अच्छा है, आपको ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा जाएगा आपका इंटरव्यू। मेंस अच्छा है? यस सर, मेंस तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो फिर ये थर्ड पेपर सर लोगों के बहुत मार्क्स का छूटा था हमारा, बढ़िया बस 20 मैथ्स से ना तुम्हारा, तो तुम्हारा बी का है। हाँ ठीक है, तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, कोई एस पर ऐसे सजेशन नहीं है हमारे पास ज्यादा कुछ, तुम तो इसी को कंटिन्यू करो और होपफुली बहुत अच्छा रिजल्ट होगा तुम्हारा। ठीक सर, बस थोड़ा फैक्ट्स में अभी थोड़े से देख लेना, फैक्ट एट से उतना इशू नहीं होता है इंटरव्यू में, लेकिन तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है, तो ओवरऑल बहुत बढ़िया। ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।